अमीर गरीब दोस्त। ये कहानी है दो दोस्तों की। राजपुर गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था मुकेश और दूसरे का चंदन। दोनों पड़ोसी थे, इसीलिए बचपन से ही दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुकेश बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था, जबकि चंदन को चित्रकारी का बहुत शौक था। वो पूरे दिन सुंदर सुंदर चित्र बनाता रहता और फिर मुकेश को दिखाता। वहीं मुकेश पढ़ाई में चंदन की मदद करता। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में होते थे। एक दिन गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलते वक्त मुकेश को पैर में चोट लग गई। चंदन थोड़ी ही दूर अपनी कॉपी में चित्र बनाने में मगन था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान मुकेश की तरफ गया, वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, मुकेश, क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ खेल ले, पर तुझे तो अपना चित्र बनाने में ज्यादा मजा आ रहा था। अब क्या देखने आया है? जा यहां से। नहीं नहीं मुकेश, ऐसा मत बोल। मैं बस थोड़ी देर में ही आ रहा था तेरे साथ खेलने। मुझे क्या पता था कि... इतना कहते ही चंदन रोने लगता है। मुकेश को बुरा लगता है। वो चंदन के आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे पगले, मैं तो मजाक कर रहा था। मुकेश चंदन को गले लगा लेता है। फिर चंदन मुकेश को घर लेकर आता है और उसकी चोट ठीक होने तक उसका पूरा ख्याल रखता है। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ और गहरी होती गई। दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई के बाद अब दोनों अपने लिए नौकरी तलाशने लगे, लेकिन दोनों ही चाहते थे कि उन्हें एक साथ ही काम मिले। चंदन को शहर में कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री के बारे में पता चलता है। वो मुकेश को अपने साथ लेकर शहर जाता है। फैक्ट्री का मालिक दोनों को नौकरी पर रख लेता है। चंदन कपड़ों के लिए सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर देता, जो फैक्ट्री मालिक को बहुत ज्यादा पसंद आते। सब चंदन की तारीफ करते, जबकि मुकेश पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। मुकेश को यह बात खटकने लगी। धीरे धीरे वो चंदन से चिढ़ने लगा। ये बात उसके बर्ताव में दिखने लगी थी। एक दिन चंदन मुकेश से कहता है, मुकेश, जरा देख तो, ये डिजाइन कैसा है? सबको पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, तेरा काम तो सबको पसंद आता ही है। फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या हुआ भाई? कुछ परेशान है क्या? या फिर मुझसे नाराज है? हाँ, नाराज हूं, क्योंकि तू हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। तुझे अच्छे डिजाइन बनाने आते हैं तो तू यहां पर आ जाता। मुझे अपने साथ लेकर क्यों आया? ये क्या बोल रहा है यार मुकेश? मैं तो तेरे भले के लिए... हाँ हाँ, सब जानता हूं मैं कि कितना भला चाहता है तू मेरा। मुकेश नाराज होकर वहां से चला जाता है। चंदन को उसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो शिकायत करने की बजाय मुकेश को मनाने में ही लगा रहा। उसने कई बार मुकेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश नहीं माना, बल्कि अब वो किराए पर अलग कमरा लेकर रहने लगा। मुकेश ने फैसला किया कि अब वो भी अपनी काबिलियत चंदन को दिखाकर रहेगा। उसने फैक्ट्री के मैनेजर की जी हुजूरी करना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई में तो वो पहले से ही अच्छा था। बहुत जल्दी उसने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब और मैनेजर के सारे काम को समझ लिया। मैनेजर भी उस पर भरोसा करने लगा, जिससे मुकेश की तरक्की होने लगी। अब वो चंदन के साथ नहीं, बल्कि फैक्ट्री के मैनेजर के साथ काम करने लगा। चंदन दिल का बहुत अच्छा था। उसे मुकेश की इस तरक्की से बहुत खुशी हो रही थी। हालांकि कई बार मुकेश को मैनेजर की चापलूसी करते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब मुकेश खाना खा रहा था, तब चंदन उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, मुकेश, कैसा है मेरा दोस्त? तू तो देख ही रहा है कि कैसा हूं। मैनेजर साहब को मेरा काम बहुत पसंद है, बहुत तारीफ करते हैं मेरी। जानता हूं, देखा है मैंने। लेकिन मेरे भाई, तुझे नहीं लगता कि तरक्की का जो रास्ता तूने चुना है वो सही नहीं है? हाँ हाँ, तुझे मेरा तरीका सही क्यों लगेगा? तुझसे ज्यादा जो कमाने लग गया हूं ना, तुझसे ज्यादा तारीफ होने लगी है मेरी। तू जलता है मेरी तरक्की से। नहीं मुकेश, तू गलत समझ रहा है यार। मैं तो बस... मुकेश वहां से उठकर चला जाता है। चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन तय कर लेता है कि अब वो मुकेश को समझाने की कोशिश नहीं करेगा। मुकेश अपनी तरक्की से खुश तो था, लेकिन अब वो और आगे बढ़ना चाहता था। वो मैनेजर के सामने उसकी चापलूसी करता और दूसरी तरफ उसी के खिलाफ फैक्ट्री के मालिक के कान भरने लगा।
फैक्ट्री मालिक जुगल किशोर धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और कुछ ही दिनों बाद उसने अपने पुराने मैनेजर को हटाकर मुकेश को अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। अब तो मुकेश का दिमाग 7वें आसमान पर था। वो सभी कारीगरों से बहुत बुरा बर्ताव करने लगा। खास तौर पर चंदन को डांटने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ता था। एक दिन जब चंदन अपना डिजाइन लेकर उसके पास पहुंचा तो उसने उस डिजाइन को उसके सामने ही फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और उससे बोला, चंदन, अब पुराने दिन चले गए जब तुम्हारे बेकार डिजाइन सबको पसंद आते थे। मैंने बाहर से डिजाइनर बुलवाए हैं। तुम ऐसा करो, ये काम छोड़कर सिलाई वाला काम करो। अब ये क्या कह रहे हो मुकेश? मुकेश नहीं, सर कहो। मैनेजर हूं मैं इस फैक्ट्री का। और तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी नौकरी अब मेरे हाथों में ही है, इसलिए जरा अदब से बात करोगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। चंदन कुछ देर तक मुकेश को देखता रहता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मुकेश है जो बचपन में उस पर जान छिड़कता था। चंदन उदास होकर वहां से चला जाता है। मुकेश ने न सिर्फ चंदन का काम बदल दिया था बल्कि उसकी तनख्वाह भी पहले से कम कर दी थी। चंदन की माली हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी शिकायत नहीं करता। उधर मुकेश की ख्वाहिशें समय के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने मैनेजर के बाद अब फैक्ट्री मालिक को भी धोखा देने का मन बना लिया था। उसने धीरे धीरे उन लोगों को भरोसे में लिया जिन्होंने जुगल किशोर की फैक्ट्री में अपना पैसा लगाया हुआ था। फिर उसके कई कारीगरों को भी अपने साथ जोड़ लिया। जुगल किशोर की फैक्ट्री धीरे धीरे नुकसान में जाने लगी और फिर एक दिन अचानक उसने जुगल किशोर को अपना इस्तीफा दे दिया। जुगल किशोर ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या है मुकेश? फैक्ट्री पहले से ही नुकसान में है। ऐसे में तुम भी चले जाओगे तो मैं कैसे बचा पाऊंगा ये फैक्ट्री? नहीं, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी परेशानी यह है कि अब मुझे नौकर नहीं, मालिक बनना है। आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स अब मेरे साथ हैं। मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूं। आपको बुलाऊंगा उद्घाटन पर, आइएगा जरूर। मुकेश वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। जुगल किशोर समझ जाता है कि मुकेश ने उसे धोखा दिया है। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। जाते हुए मुकेश को चंदन दिखाई दिया, लेकिन घमंड में चूर मुकेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहां से चला गया। फैक्ट्री के बहुत से कारीगर मुकेश के साथ उसकी फैक्ट्री में काम करने चले गए, लेकिन चंदन ने जुगल किशोर का साथ देने का फैसला किया। वो जुगल किशोर के पास गया तो देखा कि वो अपने केबिन में सिर पकड़े बैठा था। चंदन ने जुगल किशोर से कहा, सर, आप परेशान मत होइए। मुकेश ने आपको धोखा दिया है, मैं सब जानता हूं। मैं आपके साथ हूं। शुक्रिया चंदन, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुकेश को तो तुम ही लेकर आए थे ना अपने साथ। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं चाहकर भी अपनी फैक्ट्री को डूबने से नहीं बचा सकता। नहीं सर, मैं जिस मुकेश को अपने साथ लाया था वो ये नहीं, मेरा जिगरी दोस्त था। ये तो कोई और है जिसे सिर्फ तरक्की चाहिए। उसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जुगल किशोर चंदन की बात पर भरोसा कर लेता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। उधर मुकेश कामयाबी के नशे में चूर था। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उसे ये गुमान हो गया था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वहीं चंदन और जुगल किशोर की हालत बहुत खराब थी। लाख कोशिशों के बाद भी जुगल किशोर की फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन फिर भी चंदन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। चंदन ने दूसरे शहर जाकर फिर से नौकरी शुरू की। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। जुगल किशोर की फैक्ट्री में कई साल काम करने के बाद उसके हाथों का हुनर और निखर गया था। वो पूरी लगन से डिजाइन तैयार करता और पूरी मेहनत से उन्हें कपड़े पर उतार देता। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। उधर मुकेश पर से कामयाबी का नशा अब उतरने लगा था, क्योंकि मेहनत का साथ तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जिस तरह वो धोखाधड़ी से लोगों को अपने साथ लाया था, जल्दी ही वही लोग उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि मुकेश की फैक्ट्री को फायदा नहीं हो रहा था। उसके पास जान पहचान और जुगाड़ तो था, लेकिन मेहनती और हुनरमंद लोगों की कमी थी। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री नुकसान में जाने लगी।
उसे परेशान देखकर एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा, सर आपकी परेशानी का एक हल है मेरे पास। हाँ। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। अब देखिए सर, मुझे लगता है हमारी फैक्ट्री में बने कपड़े के डिजाइन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं सर। पास ही के शहर में एक डिजाइनर का बड़ा नाम है, सुना है कि उनके साथ काम करने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। अगर वो हमारे लिए काम करने को मान जाए तो हमारा काम बन सकता है सर। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो जल्दी ही मेरी मीटिंग फिक्स करो। मैं कल ही मिलूंगा उस डिजाइनर से। अगले दिन मुकेश अपने मैनेजर के साथ उस डिजाइनर के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस बहुत आलीशान था। मुकेश घबराते हुए अपने मैनेजर से कहता है, अरे ये तुम कहां ले आए हो राजीव? बहुत बड़ा डिजाइनर लगता है ये तो। ऑफिस देखकर ही पता चलता है। और अपनी फैक्ट्री की हालत तो अब सब जानते ही हैं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए सर, मैंने फोन पर बात की है। बातचीत से तो बहुत सुलझे हुए लग रहे थे। बाकी मैंने और लोगों से भी पता किया है, वो भले इंसान हैं और आपकी मदद जरूर करेंगे। अब अच्छी बात है, तो चलो। मुकेश के मैनेजर ने मिलने का वक्त तय किया हुआ था, फिर भी उन्हें काफी इंतजार करना पड़ रहा था। मुकेश को यह सब बहुत खल रहा था, लेकिन वो मजबूर था। ये डिजाइनर ही उसकी आखिरी उम्मीद था। करीब 3 घंटों तक इंतजार करने के बाद जब मुकेश उस मशहूर डिजाइनर से रूबरू हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मशहूर डिजाइनर और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त चंदन था। चंदन के साथ जुगल किशोर भी था। उन दोनों ने मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था। चंदन डिजाइनर था और जुगल किशोर उस बिजनेस को चलाता था। मुकेश के मैनेजर ने मीटिंग शुरू करवाई, लेकिन काफी देर हो गई। मुकेश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर में चंदन ने ही बात शुरू की। हाँ तो बताइए मुकेश जी, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मुकेश कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। किस्मत उसे फिर चंदन के सामने ले आई थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका था। वो हाथ जोड़कर चंदन से बोला, चंदन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तेरे जैसे दोस्त को पाकर भी खो दिया। अब तो मेरी मदद भगवान भी नहीं कर सकते। चंदन अपनी कुर्सी से उठकर मुकेश के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर जुगल किशोर की तरफ देखकर कहता है, सर आज मुझे मेरा दोस्त मुकेश दिखाई दे रहा है, जो मेरा यार था, मेरे बचपन का दोस्त, जिसके साथ पहली बार मैं अपने गांव से बाहर निकला था। शहर की चकाचौंध ने उसे मुझसे दूर कर दिया था, पर आज फिर से वो मेरे साथ है। मुझे इसकी मदद करनी होगी सर। जुगल किशोर मुस्कुराकर उसे इजाजत दे देता है। अब चंदन पूरी लगन के साथ मुकेश की फैक्ट्री के लिए कपड़े डिजाइन करता है और मुकेश की फैक्ट्री डूबने से बच जाती है। मुकेश अब बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है और सच्चे दोस्त की दोस्ती सबसे ज्यादा कीमती होती है। गरीब लड़का और अमीर लड़की। दिल्ली के राजधानी कॉलेज में सुमित और विनीता एक ही साथ पढ़ते थे। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फाइनल ईयर तक आते आते दोनों के बीच प्यार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। एक दूसरे को देखे बिना उनका एक पल भी नहीं बीतता था। मोबाइल पर दोनों अक्सर व्हाट्सएप पर बातें किया करते थे, पर दोनों के बीच एक गहरी खाई थी। विनीता जयपुर के रईस शिवलाल की दूसरी बेटी थी, जबकि सुमित के माता पिता गरीब थे। सुमित ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा चलाता था। वो अपने माता पिता पर अपनी पढ़ाई का कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। एक दिन विनीता ने सुमित से कहा, सुमित, अब हमारा बीकॉम पूरा होने वाला है। कॉलेज छूट गया तो हम कैसे मिलेंगे? हाँ विनी, मैं भी यही सोचा करता हूँ। तुम्हें देखे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? सुमी, आपने ग्रेजुएट के बाद क्या सोचा है? मैं सोच रही हूँ कोई कोर्स करूँ। विनी, मैं तो नौकरी की ट्राई करूंगा। सुमी, मैं पापा से बात करूँ, क्या पता वे तुम्हारी मदद कर सके। नहीं नहीं, उनसे कुछ मत कहना। मैं अपने से कुछ बन जाऊंगा
तभी उनसे तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। पर समस्या हमारे मिलने की अभी की तो है ना। छोड़ो भी, अभी तो हम साथ हैं ना। कहते हुए सुमित ने विनीता को गले से लगा लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वो दिन भी आ गया जब उन दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। सुमित की नौकरी एक स्कूल में अकाउंटेंट के हेल्पर के रूप में लग गई थी। उधर विनीता कुछ दिनों में ही सुमित को देखे बिना बेचैन होने लगी थी। एक दिन दोनों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। हाय विनी, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे बिना। हाँ, मैं तो बड़ी खुश हूं तुमसे दूर होकर। ओफो, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोनों बड़ी देर तक हाथ में हाथ डालकर बैठे रहते हैं। फिर सुमित कहता है, विनी, मुझे अकाउंट वाले सर 1 साल का आगे के लिए कोर्स करवा रहे हैं। सुबह मैं स्कूल जाऊंगा और शाम को कोर्स करने के लिए जाया करूंगा। बीच में हम मिल सकते हैं। वो कैसे? तुम इसी कॉलेज से एमकॉम कर लो, मैं स्कूल से लौटकर तुमसे मिल भी लिया करूंगा और घर पर छोड़ते हुए अपने इंस्टीट्यूट भी चला जाऊंगा। विनीता को सुमित का प्लान पसंद आ गया। अब दोनों रोज मिला करते। 2 साल में विनीता का एमकॉम पूरा हो चुका था। उधर सुमित भी इंस्टीट्यूट से कोर्स पूरा कर सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम दे रहा था। एक दिन घबराकर विनीता ने सुमित को बुलाया। क्या हुआ विनी, क्यों इतनी घबराई हुई हो? सुमी, पापा ने मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढने शुरू कर दिए। अरे, ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम कल ही पापा से मिलकर हमारे रिश्ते की बात करो। विनी, जल्दबाजी में बात खराब हो सकती है। मैं पहले अपने घर वालों को तो बता दूं। कुछ भी करो पर जल्दी, कहीं मेरी टोली उठ गई तो हाथ मलते रहना तुम। सुमित विनीता को समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर अपने घर आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी। क्या बात है बेटा? माँ, आप विनीता से मिल चुकी हो ना? मैं और विनीता एक दूसरे को चाहते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। पर वो तो शिवलाल की बेटी है, वो तो बड़े रईस लोग हैं। हाँ पिताजी। वे भला हमारे घर में क्यों ब्याहेंगे अपनी बेटी? सुमित, अपनी हैसियत का ध्यान रखा करो। कहां वो लोग और कहां हम लोग। पिताजी, प्यार में ये सारी बातें नहीं देखी जाती। आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या आप लोग रिश्ता लेकर जाएंगे? सुमित, ऐसा है, हम अपनी थू थू कराने नहीं जाएंगे। मां, इसमें थू थू की क्या बात है? सुमित, तू 15,000 रुपए की नौकरी करता है। वो अमीर लड़की इतने कम पैसे में गुजारा नहीं कर सकेगी। उसके पिता राजी नहीं होंगे। सुमित बड़ी देर तक अपने माता पिता को समझाता रहा। उधर विनीता ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को सुमित की बात बताई। विनीता, तुम एक खुले ख्यालों की लड़की हो। मैंने कभी भी तुम्हें पुराने विचारों में नहीं बांधा। लेकिन सुमित का परिवार क्या इस विचारधारा का है? क्या वो तुम्हारी ख्वाहिशों को, तुम्हारे शौक को पूरा कर सकेंगे? ओहो पापा, ये सब बाद में देखा जाएगा। अब जानते हो सुमित बहुत मेहनती है, एक दिन वो खूब पैसे कमाएगा। विनीता, जीवन भविष्य को देखकर नहीं जी सकते। हमें वर्तमान को देखना होता है। पापा, आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। विनीता, मेरी बच्ची, तुम्हें मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, पर एक दिन जब जीवन की सच्चाई का सामना करोगी तब समझोगी। सुमित विनीता को फोन करके घर के बाहर बुलाता है। विनी, मेरे माता पिता ने शादी की बात करने से मना कर दिया है। हाँ, इधर भी यही हाल है। समझ नहीं आ रहा क्या करे। तुम अगर साथ दो तो भाग चलते हैं। पर भागने से क्या होगा? हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सुमित, तुम हो? नमस्ते सर। जी मैं ही हूं। क्या करते हो? मेरी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? जी मैं फिलहाल एक स्कूल में अकाउंट्स का काम देखता हूं। मैं और विनीता एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पर चाहने से जिंदगी तो नहीं चलेगी ना बेटा। जानता हूं सर, पर मेहनत करके इतना जरूर कमा लूंगा कि
आपकी लड़की सुख से रह सके। अच्छा, चलो फिर मेरा एक प्रस्ताव है। यदि तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो मैं अभी के अभी तुम लोगों की शादी करा दूंगा। सर, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो क्या मुझे छोड़ दोगे? विनी, मैंने तुम्हें छोड़ने की बात नहीं की। कोई नहीं, तुम आराम से सोचकर अपना फैसला बता देना। ये कहते हुए वे अंदर चले जाते हैं। सुमित, बताओ क्या सोचा तुमने? सोचना क्या विनी, मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। ये कहकर सुमित वहां से चला जाता है। विनीता आंसू बहाती रह जाती है। माँ, खाना देना। कहाँ चला गया था सुमित? माँ, मैं विनीता के घर गया था। उसके पिता ने मुझे घर जमाई बनने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ मत कर, सब भगवान पर छोड़ दे। अगले दिन सुमित विनीता के घर जाता है। विनीता अपने पिता के साथ बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। नमस्ते सर। नमस्ते। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? फैसला वही है, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा, लेकिन शादी केवल विनीता से करूंगा। सुमित, तुम्हारी सारी बात सही है, पर मेरे पिता भी मेरी चिंता करते हैं, इसीलिए जैसा वे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम अपने माता पिता के साथ रहो, मैं अपने पिता के साथ। ये कहकर विनीता भागकर कमरे में रोते रोते चली जाती है। सुमित अपना सा मुंह लेकर घर लौट आता है। वे दोबारा उससे मिलने नहीं जाता। 1 महीने बाद सुमित की नौकरी चेन्नई में एक ऊंची पदवी पर लग जाती है। वो अपने माता पिता को लेकर चेन्नई चला जाता है। उधर विनीता की शादी कुछ दिनों के बाद एक रईस परिवार में हो जाती है, पर दोनों के दिलों में अधूरे प्यार की कसक हमेशा हमेशा के लिए दबी रह जाती है।